गुड आफ्टरनून माय डियर स्टूडेंट्स। मैं शुभम तिवारी माय गणित संस्कार अकेडमी से आपका एसएसटी टीचर कक्षा 8 के समस्त विद्यार्थियों का एसएसटी की आज की कक्षा में सभी का हार्दिक स्वागत करते हुए आज की कक्षा का प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पिछली वीडियो की क्लास के बारे में। तो माय डियर स्टूडेंट्स, वहाँ पर मैंने आपको कृषि फसलों के प्रकारों के बारे में बताया, अर्थात मौसम और जलवायु के आधार पर उनका वर्गीकरण किया था एवं खाद्यान्न, व्यापारिक और पेय पदार्थ के रूप में जिन फसलों को यूज किया जाता है उसके आधार पर भी फसलों का वर्गीकरण मैंने आपसे किया हुआ था। अब आज की इस कक्षा में इसके आगे की चर्चा पर बात करते हुए अपने लेसन को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं। तो सबसे पहले बात आती है कि भारत में कितने प्रकार की फसलें प्रमुख रूप से उगाई जाती हैं। अगर सामान्यतः बात करें तो भारत एक कृषि प्रधान देश है, तो निश्चित है कि हमारे भारत में लगभग सभी प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं, चाहे वो पेय पदार्थ की हो, चाहे वो व्यापारिक दृष्टिकोण से हो, चाहे खाद्यान्न की दृष्टि से हो। अब प्रमुख रूप से कहाँ पर किस प्रकार की फसलों को उगाया जाता है इस पर बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं चावल। चावल भारत की सबसे प्रमुख फसल है, जो कि विश्व में हमारा चावल उत्पादन में दूसरे स्थान पर हम लोगों का नाम आता है। अर्थात विश्व का लगभग 22% चावल की खेती हमारे भारत में होती है। चीन के बाद भारत का दूसरा स्थान चावल उत्पादन के क्षेत्र में आता है। तो चावल, गेहूं, दाल, गन्ना, चाय, कॉफी, कपास, जूट आदि ये ऐसी फसलें हैं जो भारत में प्रमुखता उगाई जाती हैं। कहाँ पर उगाई जाती हैं, आइए बात करते हैं। चावल बंगाल, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, मेघालय, केरल, त्रिपुरा, मध्य प्रदेश, कर्नाटक आदि राज्य ऐसे हैं जहाँ पर प्रमुख रूप से चावल की खेती की जाती है। अब चावल के लिए आवश्यक वस्तु क्या है, आवश्यक दशाएं क्या है, किस प्रकार की स्थिति होना चाहिए। तो सबसे पहली बात है चिकनी मिट्टी जहाँ पर होती है वहाँ पर चावल उत्पादन का क्षेत्र सर्वाधिक होता है। साथ ही साथ इन्हें जो मौसम की आवश्यकता है वो सबसे अधिक वर्षा और सबसे अधिक गर्मी की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार की जलवायु मौसम जहाँ पर भी प्राप्त होता है, उपस्थित होता है, वहाँ पर सर्वाधिक चावल की खेती होती है। दूसरी बात करते हैं गेहूँ की। उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र आदि ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर गेहूँ की खेती सर्वाधिक होती है। तो यहाँ दोमट मिट्टी, सामान्य वर्षा और सिंचाई के संसाधन और पकने के लिए इन्हें गर्मी की आवश्यकता होती है। इसमें गेहूँ है, विश्व के गेहूँ उत्पादन देशों में भारत चीन के बाद दूसरा, यानी गेहूँ उत्पादन में भी हमारे भारत का दूसरा स्थान आता है। उत्तर प्रदेश राज्य गेहूँ का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला प्रथम राज्य है भारत का। इसके बाद बात करते हैं दालों की। तो मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश ऐसे हैं जहाँ पर दालें यानी तिलहन की खेती सबसे अधिक होती है। प्रत्येक प्रकार की मिट्टी में अच्छी होती हैं। किसी प्रकार की मिट्टी चल जाती है, सामान्य वर्षा, कम मेहनत की आवश्यकता होती है और मिट्टी को उपजाऊ बनाती हैं ये दालें। इसके बाद चाय की बात करें तो चाय देखिए एक ऐसी खेती है जो कि ढलुआ आकार क्षेत्रों में सर्वाधिक होती है। तो ये जो पहाड़ी क्षेत्र हुआ करते हैं अधिकांशतः चाय की खेती यहाँ पर होती है, इसलिए क्योंकि यहाँ पर अधिक वर्षा और गर्मी, पहाड़ी ढाल जिस पर पानी न रुके अन्यथा जड़ें गल जाएंगी। क्योंकि इन्हें अधिक वर्षा की भी आवश्यकता होती है और अधिक गर्मी की भी आवश्यकता होती है, परंतु बरसात का जल रुकना नहीं चाहिए, इसलिए इनकी जो खेती होती है वो ढलुआ आकार के खेतों पर की जाती है। असम, बंगाल, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड यानी जो हिमाचल पहाड़ी क्षेत्र, पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पर सर्वाधिक मात्रा में और साउथ के क्षेत्रों में, पहाड़ी क्षेत्रों में ये फसल की जाती है। यह पेय पदार्थ की फसल है। इसका कपास और जूट की बात करें तो महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, पंजाब, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, बंगाल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, हरियाणा यहाँ पर जो है कपास और जूट की खेती सर्वाधिक की जाती है। आपने देखा होगा जो गर्म वस्त्र या कंबल आदि जो बनाए जाते हैं वो कपास आदि की बनकर मिल के आते हैं। काली मिट्टी, गर्म व नर्म जलवायु चाहिए।
कम से कम 100 सेंटीमीटर की वर्षा की आवश्यकता है। सिंचाई के उचित प्रबंध, उपजाऊ मिट्टी होना बहुत ज़रूरी है। इस प्रकार की जलवायु में कपास और जूट की खेती की जाती है। अब इसके बाद आती है राष्ट्रीय सकल आय। राष्ट्रीय आय किसी राष्ट्र में एक वर्ष के दौरान उत्पादित वस्तुओं व सेवाओं का सकल मूल्य होती है, यदि किसी भी देश की विकास के स्तर को बताती है। अर्थात किसी भी देश की राष्ट्रीय सकल आय क्या है, वहाँ पर उपस्थित उत्पादित जो वस्तुएं हैं, यानी चाहे वो फसल हो, चाहे वो किसी भी वस्तु का प्रोडक्शन हो, या फिर किसी भी प्रकार की सर्विस। जैसे कि आजकल आपने देखा होगा, हम जो सर्विस का यूज कर रहे हैं, जियो नेटवर्क का यूज कर रहे हैं, एयरटेल नेटवर्क का यूज कर रहे हैं, वोडाफोन नेटवर्क का यूज कर रहे हैं। तो इस प्रकार की जो जितनी भी प्रकार की सर्विसेज होती हैं, उनसे जो आमदनी गवर्नमेंट को होती है वह आमदनी, इसके बाद उत्पादित वस्तुएं जो भी हैं उनके द्वारा आयात निर्यात करके जो भी गवर्नमेंट को आमदनी आय के स्रोत होते हैं, उन सभी स्रोतों से होने वाली जो आय है उसका जो कैलकुलेशन टोटल होता है, वही टोटल हमारा राष्ट्रीय सकल आय कहलाती है। और यह राष्ट्रीय सकल आय किसी भी देश की आर्थिक स्थिति को और उसके स्तर को बताती है। जैसे कि जीडीपी की ग्रोथ डेवलपमेंट प्राइस, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं ये राष्ट्रीय। अब नकदी फसल आपको बता दें, जैविक फसलें पिछली बार भी चर्चा की, जैविक फसलें जो केवल विक्रय के लिए यूज की जाती हैं, बेचने के उद्देश्य से पैदा की जाती हैं, वो नकदी फसलें कहलाती हैं। इनका कृषक स्वयं उपभोग नहीं करता है। तो जैसे तंबाकू, गांजा, अफीम, ये जो फसलें हैं ये नकदी फसलें कहलाती हैं। इनका उद्देश्य मात्र केवल एक व्यापार करना है, बेचना ही है। दूसरों के उपयोग के लिए इनका प्रयोग किया जाता है, स्वयं के लिए किसान कोई भी उपयोग इनका नहीं करता है। ऐसी फसलों को नकदी फसलें कहा जाता है। माय डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो क्लास में मात्र इतना ही। कल पुनः आपसे सिंचाई की राष्ट्रीय कृषि नीति क्या है और सिंचाई के संसाधन हमारे भारत में किस प्रकार से हैं, फसलों के लिए क्या क्या उपजाऊ है, उसके बारे में कल चर्चा करेंगे। कल पुनः इसी समय पर उपस्थित होकर के आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। थैंक यू वेरी मच।